आज से 1.5 साल पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नितिन गडकरी जब बैठे थे तो भाजपा के नेताओं ने कई तरह के सवाल उठाए थे, कई तरह की आशंकाएं और अपेक्षाएं उनके मन में थी। आज लगभग 1.5 साल बाद नितिन गडकरी ने भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति को एक नया रूप, एक नई दिशा और एक नया एजेंडा देने की कोशिश की है और मंदिर की परंपरागत राजनीति से हटकर उन्होंने विकास के लिए राजनीति, एक नया एजेंडा देश को देने की कोशिश की है। आइए हम मिलते हैं नितिन गडकरी से, भाजपा के स्टार प्रचारक और स्टार प्रेसिडेंट से, और पूछते हैं ईटीवी के दर्शकों के लिए उनसे कुछ सवाल। तो नितिन जी नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताएं कि जब आप इस कुर्सी पर बैठे तो जो परंपरागत राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की और जो एजेंडा रहा है उससे लीक से हटके आपने ये राजनीति विकास के लिए एक जो नया एजेंडा दिया है, ये क्या फिलॉसफी है आपकी? देखिए, सबसे पहली बात यह कि मैंने कोई अलग बात नहीं कही है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है और सुशासन और विकास हमारा मिशन है और अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति का विकास, ये हमारा उद्दिष्ट है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके विचारों से मिला हुआ विचारधन है। राष्ट्रवाद का अर्थ यही होता है कि राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति। और आप मुझे बताइए कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या अनेक है, पर उसमें से सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई। आज हमारे यहाँ ऐसे लाखों लोग हैं जो एक समय की रोटी नहीं खा सकते। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अनेक जगह पर 16-16 घंटे बिजली नहीं मिलती। लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, झोपड़पट्टी या झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। रोजगार का अभाव है। क्या इन जो पिछड़े हुए असहाय लोग हैं, क्या उनके जीवन को बदलना ये राजनीति की प्रेरणा नहीं हो सकती? क्या इस देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनाना, क्या ये हमारा मिशन नहीं हो सकता? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजों का हम प्रतिकार करके उसको हम लोग निश्चित रूप से बदल सकते हैं और यही राजनीति का मिशन है, यही प्रेरणा है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इसलिए मैं हर समय सोचता हूं, चाहे हमारे सरकारी प्रयासों के द्वारा और या व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा, इन गरीबों के जीवन को हम किस प्रकार से सुसह्य कर सकते हैं। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का निर्मूलन, क्या हम नहीं कर सकते? क्या लोगों को अपने पैर पर स्वाभिमान से सनदशील मार्ग से 2 पैसे कमाने की दिशा नहीं दे सकते? हम दे सकते हैं। और मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से मुझे आत्मविश्वास है कि हम इस देश के सामाजिक आर्थिक चित्र को बदल सकते हैं। और इसलिए हजारों लाखों कार्यकर्ता जब इस दिशा से प्रयास करेंगे, सरकार के प्रयास भी गरीब व्यक्ति को केंद्रीय विषय मानकर उसके लिए जब काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि स्थिति बदल सकती है। और वो बदलना का काम, इसी का नाम राजकारण है। केवल सत्ता कारण यानी राजकारण नहीं है, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, ये सही में राजकारण है। और मुझे यही हमारे पार्टी के विचारों से समझ में आया और उसी बात को लेकर मैं आगे लेकर जा रहा हूं। गरीब को गणेश मानकर और गरीब को फोकस में रख के आपने जो एजेंडा लिया है वो काफ़ी प्रैग्मेटिक और प्रोग्रेसिव कहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकल लाइफ में आपके इस एजेंडा से और भाजपा का जो परंपरागत एजेंडा है, जो आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जिसको लेके चलते हैं, उसमें कहीं कोई कंट्राडिक्शन या विरोधाभास नहीं लग रहा आपको? इसमें बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। हम सब इसमें एक है। देखिए, अटल जी के 6 साल के कार्यकाल में जब अटल जी ने जो एनडीए के द्वारा जो देश को विकास की दिशा दी, हर गांव को सड़क बनाने की कोशिश की, इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने रिवर कनेक्टिविटी का विचार किया, बिजली के लिए उत्पादन बढ़ाकर बिजली सबको कैसे मिले इसका विचार किया। अटल जी ने नेशनल हाईवे का 4 लेन कन्वर्ट करके देश को इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करने की कोशिश की। आखिर उसी मंत्रिमंडल में सुषमा जी, अरुण जी, आडवाणी जी सब थे। हम सब की राय एक ही है, दिशा एक ही है, प्रयास एक ही है और मुझे लगता है इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और देखिए, अगर इस देश का आदमी, व्यक्ति अगर सही में भय, भूख और आतंक से मुक्त हो जाएगा और सुखी, समृद्ध और संपन्न हिंदुस्तान का निर्माण करने का अगर हमारा सपना होगा, तो क्या यही हमारे विचारों का सपना है? और इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हर बात में राजनीति मत लाइए, हर बात में राजनीति को मत ढूंढिए। राजनीति से ऊपर उठकर समाज का,
गरीब आदमी का और देश का विचार करके राजकारण करिए। चुनाव में कौन जीतता कौन हारता ये अलग बात है। मैं भी पार्टी हूं, हमको भी लड़ना है, सत्ता में जाना हमारा छुपाना नहीं है, एजेंडा है कि हमको सत्ता हासिल करनी है। पर क्या सत्ता हासिल करना ये जीवन का अंतिम ध्येय होगा? क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना ये अंतिम ध्येय है? नहीं। अटल जी ने कहा है, मैं उस बात को हर समय बहुत अच्छे तरीके से प्रेरित होता हूं, सवाल ये नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, सवाल यह है कि देश कैसे होगा। और अटल जी का यही विचार, दीनदयाल जी का विचार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार और विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते करते जो हजारों लाखों लोगों ने जीवन प्रचारक के रूप में अपना जीवन इस देश के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए दिया है, उसकी विरासत हमारी प्रेरणा है। केवल सत्ता के चैन टुकड़ों के लिए और सत्ता की कुर्सियों के लिए हमको राजनीति नहीं करना है, हमको हमारे राष्ट्र को मजबूत करना है। आतंकवाद से हमारे राष्ट्र की रक्षा करनी है, भय भूख आतंक से देश को मुक्त करना है, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई दूर करनी है। और देखिए ये कठिन काम नहीं है, इसके लिए पैसे की और तंत्रज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भले राजनीतिज्ञ हूं पर आप मेरे ऊपर 100% इस पर विश्वास रख सकते कि मैंने ये प्रयोग किया है। मैं जब मंत्री था तो 5 करोड़ मैंने सरकार के लिए 4000 करोड़ कैपिटल मार्केट से खड़े किए और 8000 करोड़ के विकास के काम मैंने पूरे किए। पूरे कामों में कोई टीका नहीं, टिप्पणी नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप। कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे? हाँ, मंत्री मिनिस्टर थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे हमने तैयार किया, 3600 करोड़ का टेंडर था, उसको रिजेक्ट किया और वो काम 1650 करोड़ में करके दिखाया और वो रोड आज देश के लिए अभिमान का विषय है। 55 फुट डान पुल बनाए, वो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया। ये मुझे लगता है कि अगर इच्छा शक्ति है, देखिए मैं आपको बताता हूं, विकास अभिमुख दृष्टिकोण। तो कहते हैं आपको पुल गडकरी कहते थे, समथिंग लाइक दैट। आपने इतने पुल बनाया महाराष्ट्र में, मैंने प्रिया सहगल को पढ़ा इंडिया टुडे में, उसने लिखा कि आपको गडकरी या पुल गडकरी और इस तरह से कुछ नाम वहां चले थे आपके महाराष्ट्र में। सच बताऊं मैं आपको, मुझे सिविल इंजीनियरिंग का कुछ नहीं समझता। मैंने एमकॉम LLB और बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है, मुझे इसमें से सही में कुछ समझ, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं। पर जो काम है वो देश के लिए करना चाहिए, वो जिद्द के साथ, हिम्मत के साथ मैंने किया। रिस्क लेने का मेरा स्वभाव है, थोड़ा सा एग्रेसिव और मिलिटेंट स्वभाव है, असर्टिव है। और मुझे लगता है कि नहीं, हम स्थिति को बदलेंगे, हम और हम ही बदलेंगे, बदल कर दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि ये भूखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इसका संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म, भाषा से और सेक्स से नहीं है। तो ये जो जुनून आप पे है गरीबी हटाने का और पार्टी के एजेंडा को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉवर्टी रिमूवल का जो है, इससे RSS और इस तरह के जो पार्टी जुड़े बड़े संगठन हैं जो आमतौर पर मंदिर के आसपास जिनकी आइडियोलॉजी रही है, वो कैसा महसूस करते होंगे? कोई अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं करते? देखिए, आप मंदिर को, विषय को आप रिलीजियस मत मानिए। जो बात हमने मंदिर के बारे में की है वो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? हिंदुत्व का अर्थ, हम किसी समाज के धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सर्वांगीण सर्वधर्म, जात, पंथ, भाषा सबका विकास चाहते हैं। पर इस देश का इतिहास, जो गौरवशाली इतिहास है, वो हमारी प्रेरणा है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा इतिहास, जिसके मूल्यों पर हम जी रहे हैं। क्या उन मूल्यों को हम नहीं जगाएंगे? क्या महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्रेरणा पुरुष नहीं रहेंगे? क्या हम लोग हमारे देश में सुखी, समृद्धता और संपन्नता लाने के लिए हमारे समाज को हम सर्वांगीण दृष्टि से परिपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे? उसमें कोई गलती है? बड़े आराम से। हर बदलते आज में मैंने कल को देखा है, नक्शे को हकीकत बनते देखा है। गांव से शहर, शहर से देश, देश से जहां को जुड़ते देखा है। मैंने कल को देखा है, हर किनारे पे पुल उड़ते देखा है, नींव को इमारत बनते देखा है। मैंने कल को देखा है, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अगला लोकसभा चुनाव क्या विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं या बीजेपी के जो ट्रेडिशनल मुद्दे, भ्रष्टाचार, ये सब इस तरह से उन मुद्दों पर लड़ने जा रहे हैं? राष्ट्र के इंटरेस्ट में जितने मुद्दे हैं कुछ पॉजिटिव है, जिसमें मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में मतभिन्नता नहीं है।
अगर कल कांग्रेस पार्टी हमको बुलाती है और कोई निर्णय अगर देश के हित में होते हैं तो मैं विश्वास देता हूं कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब लोग लूट रहे देश को। 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये CAG कह रही है, संविधान की इसमें नियुक्त संस्था है। ये इसरो और देवास में 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, पूरे लोग कह रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, हम खेलों के लिए काम करते हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो 150 करोड़ में बन सकता है, ऐसे स्टेडियम में वो क्या फैब्रिक अमेरिका से लाया, सिला गया मेक्सिको में, रोप लाई से, नटबोल्ट लाए स्विट्जरलैंड से, और संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए मजदूर लाए ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट आर्किटेक्ट। ये क्यों लूट मची है? इसका कारण कोई मामूल नहीं, इसका एक कारण है, क्या ताज कैटरर को डिस्क्वालीफाई किया गया? टेलीविजन के जो राइट्स दिए गए थे उसके लिए भी फॉरेन कंपनी है। इसका कारण एक वाक्य लिखा गया था उसमें कि जिन कंपनियों ने ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम में इसके पहले काम किया है वही काम करने के लिए प्री क्वालिफाई होगी, और इसको कैबिनेट सब कमेटी, कैबिनेट, प्रधानमंत्री जी, मिनिस्टर सबने अप्रूव किया। यही वादा मेरे सामने, यही प्रश्न मेरे साथ जब मुंबई पुणे हाईवे में आया था, मैंने फाइल फेंक दी थी कि नहीं, बी इंडियन बाय इंडियन, हमारे देश के लोग काम करेंगे। अगर एक वाक्य लिख देते कि इसमें क्या नई बात है, हाँ एक आधी बात नहीं लानी है कोई तो ठीक है भाई विदेश से लाओ, जब हमारे लोग हैं तो क्या संडास पे टाइल्स चिपकाने के लिए भी ऑस्ट्रेलियन कामगार चाहिए? तो क्या लगता है आपके जो घोटाले जनता के सामने आए हैं, कथित घोटाले जिनको कहा जाता है, अगले चुनाव में आपको उससे कितना लाभ मिलने वाला है? पॉलिटिकल लाभ मिलने की छोड़ो, देश को लूटा जा रहा है। कौन वो बेईमान लोग हैं जिन्होंने विदेशी बैंकों में 22 लाख हजार करोड़ डिपॉजिट रखे हैं? सेल टैक्स, एक्साइज, ऑक्ट्राई, इनकम टैक्स की चोरी करके उनके नाम जाहिर करो ना। कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, करो अरेस्ट उनको, लाओ पैसा वापस। 140 में से 117 देशों ने अपने कानून को रेटिफाई किया और पेरू और फिलीपींस जैसे देशों ने अपना पैसा वापस लाया। क्या हमारा देश हिंदुस्तान क्यों नहीं बोल रहा? 6 साल हुए कार्रवाई नहीं कर रहा। यूरो में चर्चा हुई, स्विट्जरलैंड सरकार सहकार्य करने के लिए तैयार है, जर्मनी आगे चलेगी, अमेरिका आगे चलेगी, हम क्यों डर रहे? इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी को डर लगता होगा कि ये नाम जाहिर होंगे तो इनका मुंह काला होगा, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर रहे। बिल्कुल उनके पैसे जब्त करो, कड़क कार्रवाई करो। ये हसन अली के पास 74,000 करोड़, आज एक एक आदमी बाहर आ रहा है, ये क्या चल रहा है देश में? तो आप ऐसा कर पाएंगे? सॉरी फॉर इंटरप्शन। 101 के डंके के चोट पर करेंगे, कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जो गलत है वो गलत है। देखो राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता, पैसा कमाना गुनाह नहीं है। आप अलग मार्ग से, संरचित मार्ग से काम करिए और कमाइए, कोई उसमें अड़चन नहीं, कोई आपको दुखी नहीं है। मैं तो हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं, 2 साल कम काम करिए या मत करिए, अपने पैर पर ईमानदारी से खड़े हुए और फिर राष्ट्र के निर्माण के रूप में राजनीति में काम करिए। जब आपकी सरकार थी केंद्र में, पहले वीपी सिंह की सरकार थी, तो वोफर्स के नाम प्रमाणिक रूप से आज तक आप लोग सामने नहीं ला पाए, तो अब इसको कैसे करेंगे आगे अगर अवसर फिर आएगा? क्या रहा बाकी? अभी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने विन चड्डा के अकाउंट के बारे में निर्णय दिया, वो क्या है मुझे बताइए। कॉटरोची को इस देश में से भगाने के लिए किसने मदद की? आज भी कॉटरोची किसके घर पे जाता था? 27 बार कॉटरोची राजीव गांधी और सोनिया गांधी पे घर पर गया। ये उसके सिक्योरिटी ड्राइवर ने बयान दिया है सीबीआई के सामने। क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? उल्टा लंदन के बैंक में जो पैसे थे उसका एनओसी लेकर हमारा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल लंदन जाता है और वो पैसे उसको देता है। इसका कारण क्या है? देखिए साहब, भ्रष्टाचार किसी का भी हो, वो भाजपा का रहे कि कांग्रेस का रहे या व्यक्ति एक्स का रहे कि वाई का रहे, हिंदू का रहे कि मुसलमान का रहे, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है। तो विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार मिटाना दूसरा एजेंडा अगले चुनाव में रहेगा। देखिए पहली बात है, सुखी, समृद्ध और संपन्न समाज बनाना है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त देश करना होगा। देखो महंगाई का कारण भ्रष्टाचार